आज हम एमए उत्तरार्ध में कृषि का वाणिज्यीकरण विषय पर चर्चा करेंगे। भारत मुख्यतः कृषि पर आधारित देश रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था ग्रामीण समुदायों पर निर्भर थी, जो प्रायः आत्मनिर्भर थे। सामान्यतः एक परिवार के पास 9-10 एकड़ भूमि होती थी। एक लेखक के अनुसार 1771 में यह भूमि लगभग 41 एकड़ थी, जो 1820 से 40 के दौरान केवल 14 एकड़ रह गई थी। जब अंग्रेज भारत में आए तो मुख्यतः कृषि पर निर्भरता थी तथा कृषि तथा उद्योगों में एक संतुलन बना हुआ था, परंतु अंग्रेजों ने अपने व्यापार वाणिज्य के हितों के लिए भारत के तैयार माल के निर्यात की उपेक्षा की। अतः तैयार माल करने वालों का बोझ भी कृषि पर आ पड़ा, अर्थात भारत का हथकरघा उद्योग समाप्ति की ओर बढ़ता चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि पर उनका भार बढ़ने लगा और भारत केवल कच्चे माल का निर्यातक देश बनकर के रह गया। कृषि के वाणिज्यीकरण का अर्थ क्या है? 19वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजों ने भारतीय कृषि व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया, जिससे ग्राम की आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्रता समाप्त होने लगी। उद्योग तथा कृषि का संतुलन नष्ट हो गया। अभी तक कृषि एक जीवन यापन का तरीका था, न कि व्यापारिक हितों की पूर्ति का साधन। ग्राम की पैदा अनेक वस्तुओं को केवल स्थानीय या देश की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए ही नहीं, व्यापार के लिए भी किया जाने लगा और यह जो व्यापार है, ये अब भारत का एक अंग बन गया। भारत का निर्यात मुख्य रूप से कृषि द्वारा पैदा हुई वस्तुओं से होने लगा, जिसमें कपास, पटसन, तिलहन, गन्ना, तंबाकू, चाय, रबड़, मूंगफली, मसाले आदि थे। अब विशेष फसलों का उत्पादन ग्रामीण उपयोग के लिए नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंडियों के लिए होने लगा। इसी भांति अब भारत में सोना, चांदी या अन्य धातुओं के सामान की बजाय अंग्रेजों द्वारा तैयार माल भारत आने लगा। संक्षेप में, कृषि द्वारा विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन बिक्री के लिए उत्पादन करना था, न कि परिवार के उपभोग के लिए। कृषि के वाणिज्यीकरण के क्या कारण रहे? अंग्रेजों की आर्थिक नीति द्वारा ऐसी स्थिति का निर्माण कर दिया गया, जिसके कारण कृषि का वाणिज्यीकरण कृषकों के लिए आर्थिक मजबूरी बन गया था। भारतीय कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर थी। अंग्रेजों द्वारा सिंचाई के विभिन्न साधनों के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भारतीय किसान कृषि के पुराने औजारों पर ही निर्भर थे। भारत की अधिकतर भूमि की उर्वरता में बहुत धीमी गति से प्रगति हुई। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार अकबर के काल में जिस गेहूं की उपज 1500 पौंड की थी, 1827 से 1840 के दौरान घटकर सिंचित क्षेत्र की 1000 पौंड तथा असिंचित भूमि की कुल 620 पौंड रह गई। सरकार की भूमि प्रबंधन की विभिन्न प्रथाओं जैसे जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं, ने कृषकों की हालत को भी खराब कर दिया।
उदाहरणतः जमींदारी प्रथा में अनुपस्थित जमींदार वर्ग कृषकों के लिए अभिशाप ही था, जिसने सामान्य किसानों को कर्जदार बना दिया। बढ़ते हुए अकालों ने भी किसानों की स्थिति को बदतर कर दिया। अंग्रेजों ने भूमि लगान अत्यधिक लगा दिया, जिसे देने के लिए ऋण उन पर ब्याज भी देना पड़ता था। अतः कृषि का वाणिज्य अंग्रेजों की नीति का एक भाग था तथा भारतीयों की मजबूरी थी। कुछ अर्थों में यह अंग्रेजों द्वारा भारतीय कृषि का बलात् व्यवसायीकरण था। कृषि के वाणिज्यीकरण का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजों ने भारतीय नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जब 1833 में जूट में कृषि का वाणिज्यीकरण प्रारंभ किया गया, जूट की खेती भविष्य में निर्यात के लिए पैदा करनी शुरू की गई। कुछ काल बाद कपास का निर्यात भी बड़ी मात्रा में होना प्रारंभ हो गया। यद्यपि 1850 तक यह बहुत सीमित था। अमेरिका के गृह युद्ध ने अंग्रेजों को अपने हितों के लिए कपास का बड़ी मात्रा में इंग्लैंड को वहां के मील मालिकों की आवश्यकता पूर्ति के लिए निर्यात किया गया। 1859 में यह केवल 5 लाख गांठें थी, जो 1864 में ही 13.5 लाख गांठें हो गई। इसी भांति सुएज नहर के खुल जाने से भारत का कच्चा माल सुविधापूर्वक इंग्लैंड जाने लगा। 1880 से 95 के दौरान 15 वर्षों में कृषि की उपज की वस्तुएं बड़ी मात्रा में भेजी गई। खाद्यान्न, दालें, चाय का निर्यात बढ़ा। भूमि जलवायु के आधार पर विशेष प्रकार की अलग अलग प्रांतों पैदावार की गई। उदाहरण के लिए गेहूं के लिए पंजाब, सिंध, पश्चिमी प्रांत, जूट के लिए बंगाल का क्षेत्र, तिलहन के लिए मद्रास, कपास के लिए बरार, मध्य प्रांत, पश्चिम का क्षेत्र प्रमुख बन गए। अब वस्तुओं का उत्पादन विदेशी मंडियों की मांग के आधार पर होने लगा, न कि घरेलू खपत के आधार पर। इसके साथ ही औद्योगिक खेती के दाम भी बढ़े। 1896-97 और 1899 में भयंकर अकाल से कृषि के वाणिज्यीकरण को गहरा धक्का लगा। प्रथम, कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र कम हो गया। दूसरे, कृषि उत्पादन के बजाय खाद्यान्न कृषि उपज को बढ़ावा मिला, यद्यपि इसमें लाभ कम था। तीसरे, किसान ने सिंचाई विहीन भूमि पर उत्पादन में कम रुचि दिखाई, अतः कृषि के क्षेत्र में उतनी प्रगति नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। प्रथम महायुद्ध के दिनों में खाद्यान्न तथा कृषि उत्पादन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी, कच्चे माल की कीमतें भी बढ़ी। इसी भांति प्रथम महायुद्ध के बाद कुछ वस्तुओं का निर्यात बढ़ गया, परंतु क्षेत्र का आवश्यकता के अनुसार विस्तार न होने से अनुकूल परिणाम न निकले। तेल के बीजों, कपास, जूट आदि की यही स्थिति रही। 1925 से 1929 तक उत्पादन में प्रगति हुई और कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा मिला। 1929 से 36 के मध्य मंदी का प्रभाव कृषि के वाणिज्यीकरण पर भी पड़ा और सरकारों ने इस तरफ कम ध्यान दिया। खाद्यान्नों में की कीमतों में तेजी आई, परंतु जर्मनी द्वारा जहाज़ों पर कब्जा करने और जापान के युद्ध में कूदने से निर्यात में कमी आई। कृषि उपज भारी मात्रा में बाहर न जा सके और ऐसी स्थिति में विभाजन के समय आंकड़ों से ज्ञात होता है कि खाद्यान्नों की तुलना में वाणिज्यीकरण के लिए कृषि के उत्पादन की मात्रा अधिक थी। अर्थात भारत में कृषि का जो वाणिज्यीकरण था वह पूरी तरह से अंग्रेजों के हितों में था। अंग्रेजों को जिन चीज़ों की आवश्यकता थी खेती में भी उन्होंने वही
करवाना शुरू कर दिया और खेती का वाणिज्यीकरण करना प्रारंभ किया। इसके प्रभाव को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।